हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने अपना पहला वनडे मैच श्रीलंका से जीत लिया है। इस मैच की हम बात करेंगे और साथ में जो अगला मैच है उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो पहला मैच रहा, इसमें श्रीलंका ने 262 रन्स का टारगेट दिया, इतने रन बनाए, 263 का टारगेट दिया, पर इतना स्कोर इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के लिए काफी नहीं है। श्रीलंका को इस पिच पे अगर जीतने का कोई चांस इनका था तो 300 रन तो क्रॉस करना था, तभी जीत सकते थे या कोई जीतने का इनका चांस बनता। क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पिच पे जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 305 था, पर श्रीलंका ने एक जो स्कोर बनाया वो फाइटिंग स्कोर तो था पर काफी नहीं था। और इस स्कोर तक भी श्रीलंका इसलिए पहुंच पाई कि इनका जो बॉलिंग ऑलराउंडर था करुणारत्ने, उसने हाईएस्ट रन मारे 43 नॉट आउट मारे, वरना श्रीलंका शायद और 225-30 रन तक ये ऑल आउट हो जाती। जो इनके बैट्समैन भी थे तो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। और उधर से हम इंडिया का देखें तो इंडिया के लिए खास बात सबसे पहले तो ये रही कि बहुत लंबे अरसे के बाद कुलचा की टीम में वापसी हुई। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल पहली बार एक साथ खेले काफी लंबे अरसे के बाद, और दोनों ने ही अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप यादव ने अच्छी विकेटें भी ली और इकोनॉमी रेट भी कम रहा, तो कुलदीप यादव का जो कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में डगमगाया हुआ है वो डेफिनेटली इस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बेटर हुआ होगा। और उधर से कृणाल पांड्या ने भी अब की बार टाइट बॉलिंग की, और उनके ऊपर सवालिया निशान था कि क्या वो 10 ओवर अच्छे फेंक सकते हैं, पर इस बार उन्होंने पूरे 10 ओवर फेंक के दिखाए और विकेटें भी निकाल के दिखाई, और उनके रन भी कम गए। पर यह बात भी है कि श्रीलंका के खिलाफ करके दिखाया है, तो इससे जो और मजबूत टीमें होगी उनके खिलाफ भी करके दिखाए तो तब कृणाल पांड्या अपनी जगह टीम में पक्की कर सकती है, वरना तब तक उनकी बॉलिंग पे हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा। और फिर हम देखें जो टारगेट मिला इंडिया को, तो जैसा एक्सपेक्टेड था कि इंडिया इस टारगेट को इजीली अचीव करेगी वैसा ही हुआ। इंडिया ने इजीली इसको अचीव किया, लगभग 13-14 ओवर रहते थे तभी अचीव कर लिया, और विकेटें भी 3 ही गिरी। और इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ ने जो अपनी पहले भी फॉर्म दिखाई थी उस फॉर्म को जारी रखा, और जिस तरीके से शाह खेल रहा था तो श्रीलंका वाले तो सोच रहे होंगे कि ये हम 50 ओवर का गेम देख रहे हैं या T20 का गेम देख रहे हैं। जब तक शाह पिच पे था तब तक तो रन रेट 10 के लगभग चल रहा था, और अगर शाह खेलता रहता तो अभी तो 36 ओवर में गेम खत्म हुआ, पृथ्वी शाह ने तो 25 ओवर में ही गेम खत्म कर देना था। पर फिर भी शाह थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगा कि वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया, लंबी इनिंग नहीं खेल पाया, पर फिर भी अच्छे बहुत बढ़िया 40 रन मारे, अपना टैलेंट दिखाया, अपनी क्लास दिखाई। और शाह के बारे में जो एक बात मुझे बड़ी पसंद है कि वो कोई रैश शॉट्स नहीं खेलता। जो तेजी से रन मारता है पर फिर भी ग्राउंड शॉट से मारता है, कभी स्क्वेयर कट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लेग ग्लांस, और कोई बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करता कि कुछ 360 डिग्रीज की शॉट्स खेलनी है, पर इसके बावजूद वो इतने तेजी से रन बनाता है। तो ये एक तो मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगती है, अपनी टेक्निक भी टाइट की है। और अगले मैच में जरूर शाह चाहेगा कि जो हाफ सेंचुरी पिछले मैच में मिस कर दी तो वो अब दूसरे मैच में लगाई जाए, या शायद सेंचुरी ही लगा दी जाए। और उधर से फिर ईशान किशन को इस बार मैच में मौका मिला, वो इसलिए क्योंकि संजू सैमसन थोड़े से इंजर्ड थे, वरना संजू सैमसन को खिलाया जाता, उनको प्रेफरेंस दी जाती। तो ईशान किशन को मौका मिला और ईशान किशन ने इस मौके को बिल्कुल वैसे ही लपक लिया जैसे T20 में लपका था। T20 में भी अपने पहले डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, और यहां अपने ओडीआई डेब्यू में भी ईशान किशन ने बढ़िया हाफ सेंचुरी लगा दी, और बढ़िया स्ट्राइक रेट से भी लगाई, बढ़िया शॉट्स खेली, और अब बिल्कुल रन रेट को गिरने नहीं दिया। लगा कि जो रन रेट पृथ्वी शाह सेट करके गया था वही रन रेट चलता रहा जब ईशान किशन भी था। तो अब तो संजू सैमसन फिट भी हो जाए तो भी अभी तो मौका ईशान किशन को ही मिलेगा दूसरे मैच में भी। अब इतनी बढ़िया पारी के बाद ईशान को बाहर बिठाना बहुत मुश्किल रहेगा। और फिर हम शिखर धवन का देखें तो शिखर धवन स्लो खेलते नजर आए, और उनकी पारी सही भी थी, रिस्पॉन्सिबल पारी उन्होंने खेली, एक कैप्टन स्नॉक, क्योंकि उनको ज्यादा तेज खेलने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे एंड पे शाह और ईशान किशन तेज खेल रहे थे,
तो शिखर धवन को सिर्फ साथ देना था, पार्टनरशिप बनानी थी, और वो उन्होंने बनाई और एंड तक टीम को लेके गए, नेट आउट रहे। वो अपनी उन्होंने सेंचुरी जरूर मिस कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि इसका उन्हें कोई भी गम होगा, क्योंकि वो एक टीम प्लेयर है और कप्तान भी है, तो जीत उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक जीत के लिए लेके गए। और यहाँ पे अब थोड़ा मनीष पांडे का भी देखे तो आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि मनीष पांडे से मुझे इतनी आशा नहीं है कि वो टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। तो यहाँ पे उनको सूर्य कुमार यादव से पहले भेजा गया था, चौथे नंबर पे। सूर्य कुमार यादव को भी पहले भेजा जा सकता था, पर मनीष पांडे फिर इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। वो अगर एंड तक नेट आउट रहते तो उनकी भी हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती, और वो आगे के लिए अपनी टीम में जगह थोड़ी पक्की कर सकते थे। क्योंकि अब आगे के जो हमारे मेन प्लेयर्स वापस आएंगे, तो इनमें से कुछ प्लेयर्स को बाहर होना पड़ेगा। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ईशान किशन ने भी अच्छी पारी खेल दी, और श्रेयस अय्यर ने भी टीम में आना है। तो ऐसे में मनीष पांडे आगे चल के अपनी जगह स्क्वाड में रख पाएंगे, उसके लिए इन्हें कुछ कमाल करके दिखाना होगा, जो इस मैच में तो नहीं कर पाए। पर इन्हें अगर वाकई इंडिया की टीम में एस्टेब्लिश करना है, तो अब दूसरे मैच में कोई बड़ी पारी खेल के दिखानी होगी, कम से कम 70-80 रन की, या अगर सेंचुरी मारे तो प्रभाव ये छोड़ पाएंगे। और फिर जो मनीष पांडे ने जल्दी आउट हुए, तो सूर्य कुमार यादव ने फॉर्मेलिटीज निभाई। उनका भी डेब्यू था, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 31 रन पे नेट आउट रहे शिखर धवन के साथ, और इंडिया ने कंफर्टेबल तरीके से ये जीत हासिल की। और अब दूसरा मैच भी देखें हम, तो दूसरे मैच में भी मुझे तो जो लग रहा है वो यही है कि इंडिया ही जीत हासिल करेगी। और ये भी वन साइडेड मैच हो सकता है, होने के ज्यादा चांसेस है वन साइडेड मैच। और श्रीलंका को अगर फाइट देनी है दूसरे मैच में या किसी भी मैच में सीरीज में, तो मुझे श्रीलंका का जो बेस्ट चांस नजर आता है वो तभी है कि इनको इंडिया की विकेट शुरू के 10 ओवर में निकालनी होगी। अगर पहले 10 ओवर में 2-3 विकेटें ये इंडिया की निकालने में कामयाब होते हैं, तो हालांकि इसके बाद भी इंडिया की बैटिंग अच्छी है, इंडिया की बैटिंग मुझे नहीं लगता श्रीलंका बॉलिंग के खिलाफ कोलैप्स होगी, पर तब इतना होगा कि जो रन रेट है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने में श्रीलंका की टीम सफल रहेगी। तो तब श्रीलंका सोच सकती है कि हम इंडिया को 250-300 रन के अंदर रोक ले, अगर इंडिया की पहले बैटिंग है, या अगर वो चेस भी कर रही है तो इंडिया को थोड़ा पहले आउट कर ले। तो उसके लिए शुरू में 2-3 विकेटें निकालना जरूरी है, ताकि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर पाए। और अगर ये कर पाते हैं किसी मैच में, तभी जीतने का कोई चांस श्रीलंका का बनता है। वरना तो हम देखें, अगर इंडिया की अब पहले बैटिंग होगी, तो इंडिया तो अगर इनकी शुरू में विकेटें नहीं गिरी तो रन रेट भी बहुत तेजी से चलेगा, और आगे भी बैटिंग है, तो इंडिया तो 350-400 रन तक भी बना सकती है श्रीलंका टीम के खिलाफ। और अगर फिर सेकंड बैटिंग हुई तो श्रीलंका कितना भी स्कोर बनाए, इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है, तो ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंका कोई 300-350 मार देगी। इतना ही मुझे लगता है कि शायद 250 के आसपास ही मारेगी दूसरे मैच में भी, या शायद 260-270। और उसमें अगर इन्हें गेम बनाना है तो इंडिया की शुरू में विकेटें निकालनी होगी 2-3, तब गेम बना सकते हैं। और मैं कुछ हमारे एनालिस्ट का भी सुन रहा था, उनका कहना था कि ये तो थोड़ा बोरिंग सीरीज हो सकती है, श्रीलंका फाइट नहीं दे रही या नहीं दे पाएगी। पर हमें अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी मैच में उनका कोई बॉलर अच्छा स्पेल डाल दे, इंडिया की कुछ विकेटें निकाल दे, तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, 1-2 मैच जीत के भी श्रीलंका दिखा दे। हालांकि सीरीज तो इंडिया ही जीतेगी, तो मैं तो दूसरे मैच में भी इंडिया की तरफ ही जाऊंगा। मेरी प्रिडिक्शन यही है कि दूसरा मैच भी इंडिया जीतेगी। सो लेट्स सी क्या रहता है दूसरे मैच में, किस तरीके से अब कौन से प्लेयर्स मारते हैं, और क्या श्रीलंका की टीम कुछ बेहतर टक्कर दे पाती है इंडिया को, या फिर से एक वन साइडेड तरीके से हारती है। और मेरे ख्याल से राणा तुंगा ने भी ये मैच देखा होगा जरूर। वो पहले समझ रहे थे कि इंडिया की टीम कमजोर है, पर उन्होंने शायद अपनी टीम पे ध्यान नहीं दिया कि अपनी टीम भी देखे कि उनकी टीम क्या है। तो उन्होंने कल जरूर देखा होगा ये एक तरफा डिफीट से, और आगे भी अब वो सेकंड मैच में भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स,